This is Pot Spread. कभी सोचा है कि आर्थिक विकास के जो इतने बड़े बड़े आंकड़े हमें दिखाए जाते हैं, उनके पीछे महिलाओं की अनकही कहानियां अक्सर क्यों छिपी रह जाती हैं? विकास पर नारीवादी दृष्टिकोण की इस विशेष चर्चा में आप सबका स्वागत है, जहां हम समझेंगे कि ये नजरिया हमारी दुनिया को देखने के तरीके को कैसे बदल देता है। जरा सोचिए, एक माँ जो अपने परिवार की देखभाल करती है, खाना बनाती है, घर चलाती है, क्या उसका काम हमारी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी नहीं है? बिल्कुल है। फिर भी जब हम जीडीपी जैसे बड़े आर्थिक आंकड़ों को देखते हैं तो ये सारा काम अदृश्य क्यों हो जाता है? यही वो बुनियादी सवाल है जो विकास की नारीवादी आलोचनाओं के बिल्कुल केंद्र में है। देखिए, इसका जवाब विकास के पारंपरिक या कह सकते हैं कि जेंडर ब्लाइंड नजरिए में छिपा है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि नीतियां ये मानकर चलती हैं कि विकास का असर पुरुषों और महिलाओं पर एक जैसा होता है, जो कि असलियत से कोसों दूर है। ये नजरिया महिलाओं के अनुभवों और उनके योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, जिससे एक अधूरी और सच कहें तो एक पक्षपाती तस्वीर हमारे सामने आती है। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम सबसे पहले विकास के जेंडर ब्लाइंड नजरिए को समझेंगे, फिर नारीवादी जुड़ाव के इतिहास को देखेंगे। इसके बाद हम प्रमुख नारीवादी दृष्टिकोणों का विश्लेषण करेंगे, विकास के जो मुख्य विषय हैं उनमें गहराई से उतरेंगे, भारत से कुछ बहुत ही प्रेरक उदाहरण देखेंगे और आखिर में इन दृष्टिकोणों की आलोचनाओं और आज की दुनिया में उनकी प्रासंगिकता पर बात करेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दशकों से विकास के जो सिद्धांत बने हैं उन्हें इस तरह से बनाया गया है जैसे कि समाज में केवल पुरुष ही आर्थिक कर्ता यानी इकोनॉमिक एक्टर्स हैं। यही वो मूलभूत पूर्वाग्रह हैं जिसे नारीवादी दृष्टिकोण सबसे पहले चुनौती देता है। एक पल के लिए सोचिए कि एक बड़ा बांध बनाया जा रहा है। पारंपरिक मॉडल क्या देखेगा? बस ये कि कितनी बिजली पैदा हुई और जीडीपी में कितनी बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो ये नहीं देखेगा कि जिन समुदायों को वहां से हटाया गया, वहां की महिलाओं को अब पानी और जलाऊ लकड़ी के लिए मीलों चलना पड़ता है, जिससे उनका काम और उनकी असुरक्षा दोनों बढ़ गई हैं। यही वो संकीर्ण सोच है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और इस अनदेखी की सबसे बड़ी मिसाल है अवैतनिक श्रम, वो काम जो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था को चुपचाप चलाता है। यही वो श्रम है जो अगली पीढ़ी के कामगारों का पालन पोषण करता है, हमारे वर्कफोर्स को स्वस्थ रखता है, लेकिन फिर भी हमारे राष्ट्रीय खातों में इसकी गिनती शून्य है। क्या यह हमारी आर्थिक सोच की सबसे बड़ी कमी नहीं है? तो सवाल ये उठता है कि ये बदलाव हुआ कैसे? चलिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि कैसे नारीवादी विचारों ने धीरे धीरे विकास की मुख्यधारा की सोच को चुनौती दी और उसे एक नया आकार दिया। ये टाइमलाइन अपने आप में एक कहानी कहती है। ये कहानी है महिलाओं को केवल मदद की जरूरत वाले पीड़ितों के रूप में देखने से लेकर उन्हें बदलाव लाने वाली शक्तिशाली एजेंट्स के रूप में पहचानने तक के सफर की। और ये सिर्फ एक अकादमिक बदलाव नहीं था, इसने विकास परियोजनाओं को जमीन पर कैसे लागू किया जाए इस पूरे तरीके को ही बदल दिया। WID से GAD में जो बदलाव आया वो बहुत बड़ा था। इसे ऐसे समझिए, WID का लक्ष्य था कि मौजूदा विकास के ढांचे में महिलाओं को जोड़ दिया जाए, लेकिन GAD ने तर्क दिया कि असली समस्या सिर्फ जुड़ाव की नहीं बल्कि उन असमान शक्ति संरचनाओं की है जो महिलाओं को हाशिए पर रखती हैं। इसलिए GAD का लक्ष्य सिर्फ महिलाओं को शामिल करना नहीं बल्कि उन ढांचों को ही बदलना है। समझ रहे हैं ना कि ये कितना बड़ा फर्क है? तो नारीवादी विचारक विकास का विश्लेषण करते कैसे हैं? वे अलग अलग लेंसेज या दृष्टिकोणों का इस्तेमाल करते हैं। आइए इन 5 प्रमुख दृष्टिकोणों को समझने की कोशिश करते हैं। ये टेबल परीक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर खास ध्यान दें। उदारवादी नारीवादी कहते हैं कानून बदलो, महिलाओं को समान अवसर दो, जैसे नौकरियों में आरक्षण। मार्क्सवादी कहते हैं असली समस्या तो पूंजीवाद है, जो पुरुषों और महिलाओं दोनों का शोषण करता है, पर महिलाओं का ज्यादा। रेडिकल नारीवादी कहते हैं समस्या सिर्फ कानून या अर्थव्यवस्था नहीं बल्कि पितृसत्ता है, यानी पुरुषों का वर्चस्व। उत्तर औपनिवेशिक विचारक पश्चिमी समाधानों पर सवाल उठाते हुए कहते हैं स्थानीय महिलाओं की आवाज सुनो। और आखिर में पारिस्थितिकी नारीवादी प्रकृति और महिलाओं के उत्पीड़न के बीच एक गहरा संबंध देखते हैं। और ये सभी दृष्टिकोण सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। उदाहरण के लिए उदारवादी नारीवाद का समान अवसर पर जो जोर है, उसी ने भारत में राजनीतिक आरक्षण नीतियों को सीधे तौर पर प्रभावित किया, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। तो
इन सभी अलग अलग दृष्टिकोणों में वो कौन से कॉमन धागे हैं जो इन्हें आपस में जोड़ते हैं, वो कौन से मुख्य मुद्दे हैं जो बार बार हमारे सामने आते हैं, चलिए पता लगाते हैं। इस विभाजन को समझने के लिए एक आइसबर्ग की कल्पना कीजिए। पानी की सतह के ऊपर जो हिस्सा हमें दिखता है वो है उत्पादक कार्य, कारखाने, ऑफिस, वेतन, जिसे हम जीडीपी में मापते हैं। लेकिन सतह के नीचे छिपा हुआ जो विशाल अदृश्य हिस्सा है वो है प्रजनन कार्य, देखभाल, खाना बनाना, सफाई, जो असल में पूरे ढांचे को संभाले हुए हैं। नारीवादी तर्क देते हैं कि इस अदृश्य हिस्से को पहचाने बिना हमारी आर्थिक समझ हमेशा अधूरी ही रहेगी। तो इसका समाधान क्या है? नारीवादी 3R का एक बहुत ही शक्तिशाली ढांचा देते हैं। पहला, पहचाने, रिकॉग्नाइज, इस काम को असली काम माने और इसे राष्ट्रीय आय में मापें। दूसरा, कम करें, रिड्यूस, बेहतर बुनियादी ढांचे जैसे घर के पास पानी का नल या सस्ता चाइल्ड केयर से महिलाओं के काम का बोझ कम करें। और तीसरा, पुनर्वितरित करें, रिडिस्ट्रीब्यूट करें। ये सिर्फ महिलाओं का काम क्यों हो, पुरुषों को और सरकार को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। इंटरसेक्शनैलिटी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ये हमें याद दिलाता है कि हम लिंग का विश्लेषण जाति या वर्ग जैसे दूसरे सामाजिक भेदभावों से अलग करके नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए, भारत में एक दलित महिला का अनुभव एक उच्च जाति के महिला के अनुभव से बहुत अलग होता है, क्योंकि वह लिंग, जाति और गरीबी के तिहरे उत्पीड़न का सामना करती है। सिद्धांतों की बात तो बहुत हुई, अब देखते हैं कि ये विचार भारत में जमीन पर वास्तविक बदलाव कैसे ला रहे हैं। चलिए कुछ प्रेरक केस स्टडीज पर नजर डालते हैं। इस आंकड़े को देखिए, लगभग 20%। ये भारत के औपचारिक कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी है। हमारी अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, लेकिन महिलाएं पीछे छूट रही हैं। ये आंकड़ा साफ साफ बताता है कि विकास का मौजूदा मॉडल काम नहीं कर रहा है, कम से कम महिलाओं के लिए तो बिल्कुल नहीं। लेकिन यहाँ उम्मीद की किरण भी है। सेवा जैसी संस्थाएं असंगठित क्षेत्र की लाखों महिलाओं को आर्थिक शक्ति दे रही हैं। केरल में कुटुंबश्री के स्वयं सहायता समूह महिलाओं में राजनीतिक चेतना जगा रहे हैं। चिपको आंदोलन ने दुनिया को दिखाया कि कैसे महिलाएं पर्यावरण की सबसे बड़ी रक्षक हो सकती हैं, और नर्मदा बचाओ आंदोलन में महिलाओं ने बड़े विकास के विनाशकारी प्रभाव के खिलाफ आवाज उठाई। ये सिर्फ सिद्धांत नहीं है, ये जमीनी स्तर पर लाया गया वास्तविक बदलाव है। अब एक अच्छे समाजशास्त्री की तरह सोचने के लिए हमें एक संतुलित विश्लेषण करना होगा। इसका मतलब है कि हमें इन नारीवादी दृष्टिकोणों की सीमाओं को भी देखना होगा और साथ ही ये भी समझना होगा कि वे आज इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं। देखिए, कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता और नारीवाद भी इसका अपवाद नहीं है। आलोचक कहते हैं कि उदारवादी नारीवाद केवल सतह पर सुधार करता है, लेकिन पितृसत्ता की गहरी जड़ों को नहीं छूता। वहीं रैडिकल नारीवाद पर कभी-कभी ये आरोप लगता है कि वो सभी संस्कृतियों की महिलाओं को एक ही चश्मे से देखता है और स्थानीय भिन्नताओं को नजरअंदाज कर देता है। ये समझना महत्वपूर्ण है कि नारीवाद के भीतर भी एक जीवंत और स्वस्थ बहस हमेशा चलती रहती है। और इन आलोचनाओं के बावजूद नारीवादी दृष्टिकोण आज पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हैं। चाहे वो जलवायु परिवर्तन के असमान प्रभाव को समझना हो या ये पहचानना हो कि कोविड-19 लॉकडाउन ने महिलाओं के अवैतनिक काम के बोझ को कैसे बढ़ाया, नारीवादी विश्लेषण हमें इन समस्याओं की जड़ तक ले जाता है। सतत विकास लक्ष्य 5 यानी लैंगिक समानता सीधे तौर पर इन विचारों की वैश्विक स्वीकृति का प्रमाण है। और यही बात हमें हमारे अंतिम और सबसे जरूरी विचार पर लाती है। विकास केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक राजनीतिक और सामाजिक प्रक्रिया भी है। लक्ष्य सिर्फ विकास नहीं, बल्कि सभी के लिए न्यायपूर्ण और समान विकास है। और यह सवाल हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम उस न्यायपूर्ण भविष्य को कैसे बनाएंगे।